भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, भगवान वेंकटेश को प्रणाम करता हूं, माँ दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती को प्रणाम करता हूं, अपने उन सभी पूर्वजों को नमन करता हूं जिन्होंने बहुत परेशानियां झेली, जजिया दिया, टैक्स दिया, इसके बावजूद भी वो कन्वर्ट नहीं हुए और मुझे अश्विनी उपाध्याय बनाए रखा। अपने उन सभी पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने बहुत साहस के साथ अपना जीवन बिताया, न मुगलों से डरे, न उनके रजाकारों से डरे, न उनके ज़मींदारों से डरे, न उनके तीमारदारों से डरे। वो डरे नहीं, हाँ टैक्स देते रहे, जजिया देते रहे, लेकिन न उन्होंने अपना धर्म छोड़ा, न उन्होंने सरनेम छोड़ा, न उन्होंने, हमारी बहन बेटियों ने अपना मंगलसूत्र छोड़ा, न हमारे पूर्वजों ने अपना तिलक छोड़ा, न हमारी माताओं और बहनों ने अपना सिंदूर छोड़ा। तो उन सभी माताओं, अपने सभी पूर्वजों को हम सब लोग मिलकर प्रणाम करें, एक बार नमन करें, याद करें। आज आपके मांग में सिंदूर है, आपके गले में मंगलसूत्र है, आपके माथे पे तिलक है, आपके हाथ में रक्षा है। इसमें आपका कोई योगदान नहीं, इसमें सारा का सारा योगदान हमारे पूर्वजों का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का है, गुरु गोविंद सिंह का है, और भी बहुत सारे ऐसे हमारे पूर्वज थे, उन्हीं का योगदान है। आज का विषय है सुरक्षित भारत। सबसे पहले तो चौधरी साहब को धन्यवाद देता हूं। जब कोई बताता है कि 94 ईयर के हैं तब थोड़ी देर के लिए मुझे समझ में आता है, वैसे मैं मानता नहीं हूं कि वो 94 के हो चुके हैं। हमसे ज़्यादा जोश, हमसे ज़्यादा साहस, हमसे ज़्यादा निर्भीक, हमसे ज़्यादा अध्ययन करने वाले, हमसे ज़्यादा पढ़ने वाले, हमसे ज़्यादा लिखने वाले, इसलिए हम तो अपने बराबरी मानते हैं। पहले इंजीनियर था और कई सारी ऑटो मिल कंपनियों में काम किया, जापानियों के साथ काम किया। वहीं मुझे 5W एनालिसिस करने की आदत पड़ गई कि जो समस्या है उसमें 5 बार व्हाई लगाओ, और 5वीं बार व्हाई लगाने पे जो उत्तर मिले समझ लो असली कारण वही है, तो उस पे काम करो। मैं मारुति में था पहले, गवर्नमेंट की कंपनी हुआ करती थी मारुति उद्योग लिमिटेड, वहाँ जापानियों के साथ काम किया। अगले 1 घंटे तक जितनी बात करेंगे वो एक तरफा नहीं होगी, हम आपके साथ संवाद करेंगे। माइक इधर लगा हुआ है इसलिए आपकी आवाज़ यहाँ तक आनी चाहिए, तो थोड़ा ज़ोर से बोलिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी आवाज़ यहीं के थ्रू जाएगी। चौधरी साहब ने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा हुआ है, तो कम से कम पता चलना चाहिए कि प्रज्ञा भारती का जो कार्यक्रम है, जो चौधरी साहब ने कार्यक्रम रखा, वो कितना अच्छा था, सामने श्रोता कैसे बैठे थे। आपके बारे में, मुख्य अतिथि जी के बारे में कुछ कहना नहीं, आपके बेटे हैं, आपके लाडले हैं, आपके बीच में रहते हैं, देश की बहुत सेवा किया है। आपको धन्यवाद देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। जापानियों से हमने सीखा कि मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती। दूसरा, मानव निर्मित किसी भी समस्या का समाधान ऊपर वाला करने नहीं आता। और तीसरा, मानव निर्मित सभी समस्याओं का समाधान जितने जल्दी कर दीजिए उतनी आसानी से हो जाएगा, जितना देर करेंगे उतना दिक्कत आएगी। हम किन समस्याओं से परेशान हैं? अगर हम सुरक्षित भारत की बात कर रहे हैं तो हम क्या ऊपर वाले से हमें खतरा है क्या? जोर से बोलिए जरा। ऊपर वाले से खतरा है कि नीचे वाले से खतरा? नीचे वाले से खतरा। इसका मतलब नीचे वाले खतरे का इलाज किया जा सकता है
और ऊपर वाला वो खतरे के इलाज करने नहीं आएगा, वो हमें नीचे वाले को करना पड़ेगा। हाँ, ये जो खतरा पैदा हुआ है वो नीचे वालों ने ऊपर वाले का नाम लेके ये खतरा पैदा कर दिया। जैसे मां के पेट में बेटा कितने महीने रहता है, जोर से बोलिए जरा, और बेटी 9 महीने। ऊपर वाले ने भेदभाव किया क्या? तो अगर किसी किताब में पति पत्नी के बीच में भेदभाव है, बेटे बहू के बीच में भेदभाव है, भाई बहन के बीच में भेदभाव है, तो वो किताब ऊपर वाले की है कि नीचे वाले की? जोर से बोलिए जरा। लेकिन नीचे वाला कह रहा है नहीं नहीं, ये नीचे वाले, ये ऊपर वाले की किताब है। मतलब हिंदू कितने महीने रहते हैं पेट में? 9 महीने। मुस्लिम की मां के पेट में कितने महीने रहते हैं? जोर से बोलिए, इतनी छोटी सी बात। क्रिश्चियन कितने में रहते हैं? अब अगर कोई ये कह रहा हो कि मैं पाक हूं और जो हमको नहीं माने वो नापाक है, तो वास्तव में ऊपर वाले ने सबको बराबर किया। तो जो ये मानता है कि सब एक समान है, तो जो वसुधैव कुटुंबकम को मानता है वो तो हुआ पाक, और जो वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानता वो क्या हुआ? लेकिन नापाक कह रहे हैं तू नापाक है, मैं पाक हूं। समझ रहे हैं आप? कुछ बातें कही नहीं जाती, समझना पड़ता है। प्रज्ञा भारती का कार्यक्रम है तो आप सब लोग समझ ही रहे होंगे। भारत का संविधान कहता है जातिवाद हटाओ। तो संविधान की जिन्होंने शपथ लिया उनका दायित्व तो क्या है? जोर से बोलिए जरा। जातिवाद हटाएं। और जाति का जहर कौन घोलता है? संविधान की शपथ लेने वाले। अल्टीमेटली भारत में जातिवाद का जहर कौन घोलता है? सांसद विधायक, जो बन गए हैं या बनना चाहते हैं, वही तो घोल रहे। संविधान कहता है भाषावाद नहीं होना है, और भाषा का जहर कौन घोलता है? जोर से बोलिए जरा। जो बन गए हैं या बनना चाहते हैं। चलो जो नहीं बने हैं वो घोले, समझ में आता है। लेकिन जिन्होंने संविधान की शपथ ले लिया, अगर वो भी भाषा के आधार पर जहर घोल रहे तो वो देशद्रोह कर रहे हैं कि नहीं? वो अपने वेतन भत्ता जो उनका मिल रहा है वो हराम का जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। संविधान की शपथ लिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ। और उसके बाद अगर वो अगड़ावाद पिछड़ावाद कर रहे, दलित बनाम सवर्ण कर रहे, आपस में लड़ा रहे, तो ये देशद्रोह हुआ कि नहीं? और एक सबसे बड़ा मैं आपको देशद्रोह बताता हूं। भारत के संविधान में भाषाओं की लिस्ट है कि कौन कौन सी भारत की भाषाएं हैं, और उन भाषाओं में इंग्लिश शामिल नहीं है। आप समझ रहे हैं? भारत के संविधान में अंग्रेजी कहीं लिस्ट 22 भाषाएं हैं टोटल। पहले 18 लैंग्वेज थी, अब 22 लैंग्वेज हो गई है कि 22 लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें इंग्लिश नहीं है। लेकिन मैं तो पिछले एक सप्ताह से आपके ही राज्य में घूम रहा हूं इधर से उधर, तो मैं ये देख रहा हूं वो हिंदी का विरोध करने हैं लेकिन अंग्रेजी बोलते हैं, और संविधान की शपथ ले रखे हैं। मतलब हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसका विरोध करते हैं, और अंग्रेजी संविधान में कहीं है ही नहीं है, उसको वेलकम करते, उसको यूज करते। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उनको पता है ये सामने वाले जाति के आधार बटे हैं, सामने वाले भाषा के आधार बटे हैं, सामने वाले क्षेत्र के आधार बटे हैं, सामने वाले अगड़े पिछड़े के आधार बटे हुए। इनको बांट के रखो, जितना बटे रहेंगे उतना अच्छा अपना काम चलता रहेगा। ये सच्चाई है। भारत को खतरा है जातिवादी नेताओं से, भारत को खतरा है भाषावादी नेताओं से, भारत को खतरा है क्षेत्रवादी नेताओं से, भारत को खतरा है अगड़ा पिछड़ा करने वाले नेताओं से, भारत को खतरा है लफ्ज जिहाद से। 1000 बेटियां पर डे लफ्ज जिहाद का शिकार बन रही हैं। भारत का खतरा है लैंड जिहाद से। एक कम्युनिटी 10 लाख एकड़ जमीन पे, 20 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा करके बैठी है, उसको अंग्रेजों ने लैंड एक्विजिशन एक्ट बना के 20 लाख एकड़ जमीन अलॉट कर दिया, और दूसरी कम्युनिटी 40 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा करके बैठी हुई है। यानी 60 लाख एकड़ जमीन पे अभी भी कब्जा हो रखा है, जिनका 99 ईयर का लीज पूरा हो गया, किसी की जमीन कैंसिल नहीं हुई है, कोई कागज दिखाने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है।
और कब्जा अभी बंद भी नहीं हुआ, अभी भी कब्जा हो रहा है। सड़क किनारे, हाईवे किनारे, रेलवे किनारे, बस स्टैंड के किनारे, कैंट एरिया किनारे, हर जगह कब्जा होता जा रहा है। तो भारत को खतरा है लैंड जिहाद से, भारत को खतरा है ड्रग्स जिहाद से, क्योंकि हमारे कोई ऐसा कॉलेज नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, सिंपल कॉलेज, जहां पे ड्रग व्हाट्सएप पे सप्लाई नहीं हो रही है। व्हाट्सएप पे ऑर्डर करो, ड्रग स्मगलर आके वहीं देके जा रहा है। भारत को खतरा है ड्रग्स जिहाद से, भारत को खतरा है पोर्न जिहाद से, बहुत बड़ी मात्रा में पोर्नोग्राफी को प्रमोट किया जा रहा है। भारत को खतरा है पाकिस्तानी अफगानिस्तानी घुसपैठियों से, भारत को खतरा है रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से। मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मैंने आंकड़े दिए हैं कि भारत में इस समय 6 करोड़ पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या बांग्लादेशी रह रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की पीआईएल है। देश के सभी राज्य सरकारों को नोटिस हुआ है, आपकी सरकार को भी नोटिस हुआ है। भारत को खतरा है धर्मांतरण कराने वाले जमातियों से, भारत को खतरा है धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों से, भारत को खतरा है एयर पोल्यूशन से, भारत को खतरा है वाटर पोल्यूशन से, भारत को खतरा है नॉइज पोल्यूशन से, भारत को खतरा है गुलामी की सोच से। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी, खिलजी, वो वहशी दरिंदे जिनके कारण हमारे पूर्वज मारे गए, जिनके कारण हमारी माताओं ने आत्महत्या किया, कुएं में कूद के अपनी इज्जत बचाई, आग लगा के अपनी इज्जत बचाई, जौहर करके अपनी इज्जत बचाई, उन वहशी दरिंदों के नाम पे भारत में हजारों की संख्या में सड़क, मोहल्ले, गलियां हैं। इसीलिए वो गुलामी की सोच नहीं खत्म हो रही है। भारत को खतरा है गुलामी के निशान से। 75 साल के बाद भी हम काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, ऐसे 1000 स्थान है जो वहशी दरिंदे तोड़ के गए थे, हम उनको वापस नहीं ले पाए। भारत को खतरा उस गुलामी की सोच से, भारत को खतरा है गुलामी की कुप्रथाओं से। जो गुलामी की कुप्रथाएं मुगलों के साथ आई, आज तक खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट मेरी पीआईएल चल रही है, अभी करीब मेरी 225 पीआईएल है। आपने जो पढ़ा था कि 50 पीआईएल है, नहीं, वो 50 पीआईएल 5 साल में है, अभी 225 पीआईएल। भारत को खतरा है गुलामी की कुरीतियों से, तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, तलाके बिद्दत से। भारत को खतरा है गुलामी की कुप्रथाओं से, भारत को खतरा है गुलामी की शिक्षा से, भारत को खतरा है गुलामी के मदरसों और मिशनरी स्कूलों से, भारत को खतरा है गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, भारत को खतरा है गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था से, भारत को खतरा है गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, भारत को खतरा है गुलामी के घटिया चुनाव व्यवस्था से, जिसके कारण लुच्चे, लफंगे, बदमाश, माफिया पार्षद बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। भारत को खतरा है गुलामी की टैक्स व्यवस्था से, जिसके कारण सारे के सारे व्यापार हाथ से निकलते जा रहे हैं। भारत को खतरा है गुलामी की व्यापार व्यवस्था से, जिसके कारण भारत में व्यापार के नाम पे व्याभिचार के अड्डे खुल रहे हैं, हुक्का बार खुल रहा है, डांस बार खुल रहा है, बियर बार खुल रहा है, सट्टा बार खुल रहा है। भारत को खतरा है गुलामी के संस्कार से, भारत को खतरा है नशा तस्करी, मानव तस्करी से, भारत को खतरा है चोरी, लूट, झपटमारी से, लब जिहाद, लैंड जिहाद से, भारत को खतरा है मजहबी नियम कानूनों से, मजहबी बोर्ड और ट्रिब्यूनल से, मजहबी आयोग और मंत्रालय से, भारत को खतरा है मजहब के आधार पर चल रही स्कीमों से। लेकिन सवाल ये है, ये खतरे ठीक करेगा कौन? इसमें 80% खतरे संसद में ठीक होंगे और 20% खतरे सुप्रीम कोर्ट में ठीक होंगे। समाज इन खतरों को ठीक नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं समाज बदल जाएगा तो व्यवस्था बदल जाएगी, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। व्यवस्था बदलिए, समाज अपने आप बदल जाएगा। आप सिस्टम बदलिए, अपने आप व्यक्ति बदल जाएगा। वही व्यक्ति ट्रेन में चलता है, मूंगफली खा खा के फेंकता है, वही व्यक्ति मेट्रो में चलता है तो पानी भी ठीक से नहीं पीता, वही जब एयरपोर्ट पे जाता है बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में चलता है, धक्का भी नहीं मारता। इसका मतलब व्यक्ति वही है, सिस्टम बदल रहा है। ट्रेन का सिस्टम अलग है, मेट्रो का सिस्टम अलग है, एयरपोर्ट का सिस्टम अलग है। तो व्यक्ति अपने आप बदल जाएगा अगर सिस्टम बदल जाए। तो जरूरत क्या है? सिस्टम बदलने की। अब बात वही हो गई, 5W एनालिसिस कर लेते हैं इसकी। खतरे तो बता दिए, तो खतरे बताने से खतरे ठीक हो जाएंगे क्या? जोर से बोलिए जरा। बीमारी की चर्चा करके कोई बीमारी ठीक हुई आज तक? नहीं। क्या करना पड़ेगा? दवाई देना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा। गाड़ियां अनेक तरीके की होती हैं, लेकिन पेट्रोल उसका एक होता है। चूल्हे अनेक तरीके के होते हैं, 2 बर्नर वाला, 3 बर्नर वाला, 4 बर्नर वाला,
लेकिन गैस एक ही होती है। ये जितनी मैंने आपको खतरे बताए, उन खतरों का रूट का एनालिसिस करिए, 5W एनालिसिस करिए। सफेद पोस्ट जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर क्यों बांटते हैं? पार्षद प्रधान सांसद विधायक बनने के लिए। पार्षद प्रधान सांसद विधायक क्यों बनना है? क्योंकि राजनीति बहुत बड़ा फायदेमंद धंधा है। 5 करोड़ लगाओ, 5 साल में 50 करोड़ कमाओ। इतना तो शेयर मार्केट में भी प्रॉफिट नहीं है। 5 करोड़ लगा के 50 करोड़ कमाना शेयर मार्केट में बहुत कम ही लोग कर सकते हैं। अदरवाइज कोई और धंधा हो, बहुत सारे लोग व्यापारी होंगे, बताएं और कैसे धंधा है कि 5 करोड़ लगाओ और 5 साल में 50 करोड़ कमाओ। कोई है क्या धंधा भैया? मेरी जानकारी में नहीं है, एक ही धंधा। तो इसका मतलब ये जो पूरा कारोबार चल रहा है किसके लिए चल रहा है? जोर से बोलिए जरा। पैसे के लिए। यानी जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर जो बांटा गया, हमें किस लिए बांटा जा रहा है? सत्ता के लिए नहीं, पैसे के लिए। क्योंकि सत्ता का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? पैसा। लफ्ज जिहाद की फंडिंग कैश में होती है। मेरे साथ जोर जोर बोलिए। लफ्ज जिहाद की फंडिंग, लैंड जिहाद की फंडिंग, और जोर से बोलिए ड्रग्स जिहाद की फंडिंग, पॉर्न कारोबार, हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार, मिशनरियों की फंडिंग, जमातियों की फंडिंग, जिहादियों की फंडिंग, घुसपैठियों की फंडिंग, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर आईडी, झुग्गियां बनती हैं कैश में। मदरसों की फंडिंग, हवलदार, थानेदार, लेखपाल, पेशकार, तहसीलदार, कलेक्टर साहब, कप्तान साहब, जज साहब। वो जज वाला भूल गए क्या? दिल्ली में बोरा मिला भी। सांसद विधायक, पार्षद प्रधान, थाने का भ्रष्टाचार, तहसील का भ्रष्टाचार, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भ्रष्टाचार, पीडब्ल्यूडी का भ्रष्टाचार। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका भ्रष्टाचार ऑनलाइन चल रहा है, बैंक में ट्रांजैक्शन हो रहा है? कोई है क्या? जोर से बोलिए जरा। सारा का सारा किस में चल रहा है? अभी और आगे सुनिए। आतंकवादियों की फंडिंग, आवाज स्लो हो गई, आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंचेगी। जरा जरा कैमरा घुमाइए इधर। आतंकवादियों की फंडिंग, अलगाववादियों की फंडिंग, माओवादियों की फंडिंग, नक्सलियों की फंडिंग, जासूसों की फंडिंग, गद्दारों की फंडिंग, देश विरोधी लेखकों की फंडिंग, देश विरोधी पत्रकारों की फंडिंग, देश विरोधी यूट्यूबरों की फंडिंग, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावटखोरी, मुनाफाखोरी, कटमनी, तोलाबाजी, कबूतरबाजी, हवालाबाजी, घटतौली, नक्काली, नशा तस्करी, मानव तस्करी, अपहरण फिरौती, गौ तस्करी, हथियार तस्करी, भाड़े पे हत्या, चुनावी खेल, पाला बदल, हॉर्स ट्रेडिंग, अवैध निर्माण, फर्जी वसीयत, फर्जी विरासत, फर्जी रजिस्ट्री। जब सारा कुछ कैश में है और हमारे पूर्वज कहते थे न रहेगा बांस, जोर से बोलिए जरा। हाँ, न रहेगा बांस न बजेगी। इसका मतलब कैश खत्म कर दे तो आपकी 50% समस्या खत्म हो जाएगी। अब कैश कैसे खत्म होगा? जब जब छापा पड़ता है तो आपको 50 वाली नोट दिखती है, 10 वाली दिखती है, 20 वाली दिखती है, अब 500 वाली दिखती है। जोर से बोलिए जरा। इसके पहले 2000 वाली दिखती थी, अब 2000 वाली गई, 1000 वाली गई, अब कौन सी दिख रही है? 500। पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट है, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा भ्रष्टाचार, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा हवाला, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा करप्शन। सर तो सीबीआई में रह चुके। सर जितने छापे मारे कहीं 10-20 की नोट मिली क्या?
सभी उस जमाने, हाँ सर कह रहे उस जमाने में 2000 वाली मिलती थी। अभी दिल्ली में होली के दिन जज साहब के यहाँ आग लग गई, होलिका माता आके बोली चिंगारी फेंक के जा रही हूं, लगेगी अब। और कई बोरे मिले, सारे के सारे 500 के, 50 वाला नहीं मिला, 20 वाला नहीं मिला। सरकारी आंकड़े कहते हैं भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। आपके बीच में अभी मैं हाथ उठवा दूं, 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते होंगे। आप ही के बीच में बता रहा हूं, बहुत गिने चुने लोग होंगे जो पर डे 100 रुपए ज्यादा खर्च करते होंगे। हाँ, तो जब 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, मात्र भारत में 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, तो 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत है क्या? जोर से बोलिए। मैं धन्यवाद दूंगा चंद्रबाबू नायडू जी को। मैं बहुत दिन से इस पे लड़ रहा हूं, मेरी PIL भी चल रही है। मैंने पहले 1000 को चैलेंज किया था, गई, फिर 2000 को चैलेंज किया, वो भी गई, अभी मैंने 500 को चैलेंज किया हुआ है। और भारत में किसी मुख्यमंत्री ने पब्लिकली पहली बार बोला है कि ये 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होनी चाहिए, तो वो चंद्रबाबू नायडू जी ने बोला है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कम से कम ये काम किया।